पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो टेस्ट सीरीज वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण है, जिसको 1885 से लेकर के 1905 के बीच में रखा जाता है। उससे जितने भी प्रश्न आपको आते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट में हम उतने क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपका सारा का सारा, जैसे मानते हैं उदारवादी चरण में जितने भी सवाल बनने वाले हैं और जितनी भी संभावना हो सकता है प्रश्न पूछने का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कशन कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा जो पहला सवाल है वो है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और इनकी एक और भी उपाधि है जिसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक समय की बात थी कि इंग्लिश टीचर के पास ये पढ़ने जाते थे, तो उनको भारत की आशा के नाम से भी संबोधित किया, भारत की आशा के नाम से भी संबोधित किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1852 ईस्वी में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किया था, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। उसके बाद देखते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने किया। उसके बाद एक चीज और भी थी कि ब्रिटेन के उदारवादी दल के तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गए। और ये निर्वाचित होने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहला व्यक्ति थे। और इन्होंने भारत में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए ज्ञान प्रचारक मंडली की स्थापना कर दी। और कहा जाता है कि इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो बार बार पूछा जाता है। ये है राष्ट्र गुफ्तार और नेक्स्ट है सत्यवादी। और ये दोनों जो भाषा में लिखा गया है वो है गुजराती भाषा में। उसके बाद इनका जो एक फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है, उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इस पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा। इसी की वजह से और इसी पुस्तक की वजह से भारत के लोगों को लगा कि हमारे यहाँ की धन संपत्ति सीधे अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन चली जाती है। और इनके बारे में जो तथ्य है, कहा जाता है कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। सबसे पहला 1886 की कलकत्ता अधिवेशन था। उसके बाद लाहौर का 1893 का अध्यक्षता इन्होंने किया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1906 का अधिवेशन, क्योंकि 1906 का अधिवेशन भी कलकत्ता हुआ था। यानी कि पहला 1886 का भी अधिवेशन कलकत्ता हुआ और बीच वाला जो 1893 का है ये लाहौर हुआ था। 1806 वाला जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी, पहली बार। तो ये इतना
सारा आपका डिस्कशन है। नेक्स्ट और हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने किया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से इसको ये कर दिया जाए। यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और कहा जाता है कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुनने वाले के रूप में जीतने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया का पहला व्यक्ति थे। और उन्होंने जो किताबें लिखी थी, जो ग्रंथ लिखी थी, जो बार बार पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई थी, वो है राष्ट्रगुप्तार। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि लगभग तीन बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। वो है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन और दूसरा 1893 का लाहौर अधिवेशन। और नेक्स्ट जो 1906 का है अधिवेशन, जिसको कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसमें पहली बार ये स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तिलक के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है, तो यही है, इनको बेताज बादशाह कहा जाता है। ऐसे वो वाला कुछ, ये थोड़ा सा ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसी में कि इनको हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से भी संबोधित किया गया है। हिंदू राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कभी कभी किसी चीज़ में बहुत ही रूढ़िवादी हो जाते थे और कभी कभी किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अतिवादी हो जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भारत के जनमानस को और सोए हुए जो लोग थे जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी ही नहीं, उसके अंदर की राष्ट्रीयता को जगाने के लिए उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट करने के लिए और राष्ट्रीयता की भावना को लोगों को यानी कि लोगों में लाने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। और 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया। कहा जाता है कि 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था और वो भी पूना में उन्होंने किया था 1916 में। इनके बारे में एक और भी तथ्य है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। एक समय की बात थी, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारत का शांति का जनक कह दिया। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारत का शांति का जन्म कह दिया और इस वजह से ये काफी नाराज हो गए और उन पे मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1920 में हो गई। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई और इसी दिन 1 अगस्त को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? पहला जो चरण हमने पढ़ा था वो था उदारवादी चरण। 1885 से लेकर के 1905 तक के काल को उदारवादी चरण कहा जाता है। इसमें दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग और
दीनसा वाचा ऐसे जो लोग थे, बहुत ही नर्म स्वभाव से के लोग थे, जो ये चाहते थे कि कम से कम, जैसे अंग्रेजों से डायरेक्ट रूप से लड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि इस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर उनके विरोध में कुछ भी ऐसा किया जाए तो उनको ख़त्म करने में अंग्रेजों को थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन समय की मांग ऐसी थी जिसके वजह से ये बाल गंगाधर तिलक काफ़ी उत्साहित रहते थे। इनको लगता था कि नहीं, याचना से भारत की आज़ादी नहीं मिल सकती। उनको लगता था कि निवेदन और प्रार्थना पत्र देने से कभी भी अंग्रेज इनकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लड़ना पड़ेगा। और यही वजह होता है कि बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्म दल के नेताओं में 4 जो नाम है, लाल बालपाल और अरविंद घोष, ये बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि ये इतने ज़्यादा अतिवादी थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी इनको बनने नहीं दिया गया। और यही वजह था कि कांग्रेस के अध्यक्ष में बहुत सारे प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा पर्सनालिटी है, कौन ऐसा राष्ट्रीय नेता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। वो बाल गंगाधर तिलक है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन, जहाँ पे पटाभी सितारमैया महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के तौर पे कांग्रेस में खड़े हो जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की दबदबा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से पटाभी सितारमैया हार जाते हैं। लेकिन इस हार का गम महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो गुस्से में आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ये बोलते हैं कि एक मुट्ठी बालू से ही हम कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही राष्ट्रीय नेता थे। वो चाहते थे कि नहीं, ऐसी विवाद खड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता की मांग और देश की आज़ादी के लिए लड़ना सभी को मिलजुल के ही करना चाहिए। और यही वजह होता है कि दिल दुखाना नहीं चाहते थे महात्मा गांधी का, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से त्याग पत्र दे देते हैं, जिसके वजह से इस जगह राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5वां, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? अनुनय विनय तथा विरोध करने की राजनीति का आरोप लगाया था। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि मुंबई के चितपावन ब्राह्मण थे। ये थोड़ा सा काफी अतिवादी लगे, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीयता की जिस तरीके से और हिंदू धर्म की जिस तरीके से इन्होंने बात की, उससे लगता है कि इन्होंने जिस राष्ट्रीय आंदोलन को जिस स्तर पे लेकर जाना चाहते थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। कहा जाता है कि उस समय ऐसी डिमांड भी नहीं थी, ऐसी मांग भी नहीं थी। और अगर इस तरह से किया जाता, देखिए, कहा जाता है कि सर्वाधिक बार सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले पर्सनालिटी यानी कि राष्ट्रीय नेताओं में बाल गंगाधर तिलक का नाम ही आता है। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पूना में करते हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। और उसके बाद इस तरह से होता है कि बार बार जेल आना जाना इनके ज़िंदगी में बना रहता है, जिसकी वजह से वैलेंटाइन सिरोल जो है इनको भारत की अशांति का जनक बोल देता है। इस गुस्सा में ये बेचारे उस पर मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं और ब्रिटेन चले जाते हैं। कहा जाता है कि 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। और यह जो व्यक्ति हैं असहयोग आंदोलन के प्रारंभ को देख ही नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको अरविंद घोष होगा। अरविंद घोष, इसका आंसर है अरविंद घोष। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि पांडिचेरी एक जगह है, पांडिचेरी में उन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना किया। और ये ओरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने 1916 में किया था। ओरविले आश्रम
1916 में इसकी स्थापना की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बोरवली आश्रम की स्थापना कब किया था? और एक बहुत बड़ी बात है कि कहा जाता है कि 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम को पास किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में फंस गए, बुरी तरह फंस गए, तो यहाँ पे इनकी समझिए कि सुनने वाला तक ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन सीआर दास ने इन पे अलीपुर, पूछा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी किसने किया था? तो वो जो पर्सनालिटी है वो है सीआर दास। सीआर दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष को रिहाई करवाई थी। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो आत्मकथा है, जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो है डिवाइन लाइफ। वो है इनका डिवाइन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बार बार बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी तक भी प्रश्न पूछा हुआ है। हम लोग भी एक बार जैसे यूपीएससी में हमने इसको एक बार दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कभी कभी इस समय में बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो जाता है और बिहार शिक्षक के लिए ऐसे ऐसे जो कभी कभी तथ्य होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है पूछा जाए। जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस को किसने रिहाई कराई थी? सीआर दास। और बोरवली आश्रम कहाँ पे है? तो ये है आपको पांडिचेरी में पूछा गया प्रश्न है। इस तरीके से ये एक और भी तथ्य इसमें है कि वंदे मातरम का प्रकाशन इन्होंने किया था। वंदे मातरम का इन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? निम्न में से किसने गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ने देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। लेकिन गोखले के गुरु रानाडे थे। गोखले के गुरु रानाडे थे। और कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने। और एक चीज बात ये थी कि कभी ये लोक सेवा यानी कि भारतीय लोक सेवा आयोग के कभी एक सदस्य भी हुआ करते थे। और कहा जाता है कि मुंबई के विधानसभा के सदस्य भी ये चुने गए थे। यानी कि गोखले के बारे में कहा जाता है बम्बई विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। और गोपाल कृष्ण गोखले का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। भारत सचिव एक मार्ले थे। उन्होंने कहा था एक ताल ठोकने वाला चिमटा कहा इनको, एक ताल ठोकने वाला चिमटा कहा। उस समय भारत सचिव थे जिसका नाम था मार्ले। उन्होंने गोखले के बारे में ये बात कही थी। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? उग्र राष्ट्रवादी, देखिए उग्र राष्ट्रवादी नेता, इसमें बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उसके बाद राजा राम मोहन राय। ये इनको छोड़ करके देखा जाए तो इसमें जो राजा राम मोहन राय है ये राष्ट्रवादी नेता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं है? ये उग्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इनका स्वभाव ही बहुत ज़्यादा नर्म होता है। और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और इन्होंने भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और कहा जाता है कि बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे ये तिलक साहब हो और लाला लाजपत राय हो, इन लोगों का योगदान उग्रवादियों के तत्व को अगर ध्यान में देखा जाए तो इनके स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शहरी क्षेत्र से। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 1885 यानी कि कांग्रेस के निर्माण के बाद जो उदारवादी चरण शुरू होती है, जो प्रारंभ होता है, उसी समय में
देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग तो गांव के नहीं होते, क्योंकि देखा जाता है कि शहर में रहने वाले जो बहुत ही अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग रहते हैं वो विदेश में जाकर के पढ़ते हैं और शहरी क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों को कोई राजनीतिक पेशा नहीं था। अगर देखा जाए तो राजनीति में मतलब पेशेवर के रूप में ये लोग कभी नहीं आए। हाँ, लेकिन ये जरूर थी कि तामझाम चीज़ें और बड़े बड़े पोस्ट इनको जरूर चाहिए था। यही वजह था कि फिरोज शाह मेहता ने बात कहा था कि इन लोगों को राजनीति से यानी कि कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है तो बड़े बड़े पदों से मतलब है। और ये फिरोज शाह मेहता ने बात कही थी। और ये सारे के सारे जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और इसमें पढ़े लिखे लोग थे। और अधिकतर देखा जाए तो नरमपंथियों में अधिकतर उस परिवार से आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जमींदार किस्म के थे और जिनका कहीं ना कहीं मतलब पकड़ बहुत ही ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, वो है निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, वो है क्वेश्चन हमारा। इसका आंसर हो जाएगा मेहता, तेलंग और तैयब जी। मेहता, तेलंग और तैयब जी। कहा जाता है कि तैयब जी को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का इनको अवसर मिला। इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो चरण है इसका, अगला जो चरण आपको मिलेगा जैसे इंडिया नेशनल मूवमेंट का, जो हमने कहा था कि बार बार जो चैप्टर वाइज जो रहेंगे उसमें इसी तरीके से और भी सारा सामग्री और भी चीज़ें हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके प्रश्न ना छूटे। अगर इसको एक बार अच्छा से आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके डिस्कशन में से पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़िए, अच्छा से इसका स्टडी करिए। थैंक यू।